So we will quickly first revise what we have seen in the last session. So as usual, आगे जाने से पहले क्योंकि थर्मोडायनामिक्स इसमें बहुत सारा थ्योरी है, स्टार्टिंग के पार्ट में बहुत सारा थ्योरी है, तो आपको अगर एक भी कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि आपको अगला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए। इसलिए जनरल प्रैक्टिस थर्मोडायनामिक्स में हर लेक्चर पे आगे जाने से पहले हम लास्ट लेक्चर में क्या क्या देखे वो रिवाइज कर लेंगे। तो इफ़ यू रिमेंबर वी हैव स्टार्टेड ऑफ विद थर्मोडायनामिक्स इन द लास्ट सेशन, और अगर आपको याद होगा मैंने बताया था thermodynamics is mostly the study of conversion of work or any other form of energy into heat and vice versa. So thermodynamics is the study of conversion of work into heat and heat into work. Good. तो thermodynamics तुम कहीं भी सुनोगे तो याद रखना it is the study of conversion of work or any other form of energy into heat and vice versa. फिर हमने देखा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। तो एज यू रिमेंबर हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। और ये जो एक्सचेंज ऑफ हीट है वो तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों बॉडीज आर एट द सेम टेम्परेचर। पक्का पक्का श्योर। ऑलवेज रिमेंबर we know that heat always flows from a body at higher temperature to a body at lower temperature. This transfer of heat continues until the two bodies attain the same temperature. और जब दोनों bodies same temperature पे आ जाए तो हम बोलते हैं they are in thermal equilibrium. So when the two bodies reach the same temperature, they are said to be in thermal equilibrium. Good. फिर हमने देखा था zeroth law of thermodynamics. If two systems are in thermal equilibrium with a third system, then they are also in thermal equilibrium with each other. तो अगर मेरे पास तीन सिस्टम है A, B and C, A and B they are in thermal equilibrium with each other, A and C they are in thermal equilibrium with each other, then B and C will also be in thermal equilibrium with each other according to zeroth law of thermodynamics. इसके बाद हमने देखा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो मैंने आपको बताया था कि जब तुम सिस्टम या वर्ड यूज करते हो तो इसका मतलब होता है कि उस सिस्टम में लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। एनी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। तो डेफिनेशन क्या है? इंटरनल एनर्जी इज defined as what? Energy associated with what? Associated with random disordered motion of the molecules of the system. लेकिन मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है। तो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, देखो डेफिनेशन तो एक चीज़ है लेकिन उसको समझना दूसरी चीज़ होती है। तो डेफिनेशन के हिसाब से इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद रैंडम मोशन, डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। फिर तुमको याद होगा हमने जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देखा था तब मैंने बार बार बोला था दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर परफॉर्मिंग रैंडम मोशन। दे आर परफॉर्मिंग रैंडम मोशन मतलब दे आर मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। लेकिन जब तुम रैंडम मोशन की बात करते हो तो रैंडम मोशन में ट्रांसलेशन मोशन भी आ सकता है, रोटेशनल भी आ सकता है और वाइब्रेशन भी आ सकता है। तो एक मॉलिक्यूल के पास कौन से एनर्जी हो सकती है? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। तो आप हर एक मॉलिक्यूल के इन सारे एनर्जीज को ऐड करोगे, सम करोगे और तुम ऐसे हर एक मॉलिक्यूल के एनर्जी को ऐड करोगे। मतलब यू विल ऐड ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी एंड वाइब्रेशनल एनर्जी फॉर ईच मॉलिक्यूल, देन यू विल ऐड एनर्जीज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। तो सारे मॉलिक्यूल का, सारे टाइप का एनर्जी मिला के जो एनर्जी बनेगा उसको क्या बोलोगे? इंटरनल एनर्जी। तो मैंने डिफाइन भी किया था, इफ यू रिमेंबर, नहीं तो बता देता हूँ। लुक, तो इंटरनल एनर्जी इज द एडिशन ऑफ दीज एनर्जीज। कौन सी एनर्जीज? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ सिस्टम। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इंटरनल एनर्जी इज नॉट सेम एज दैट ऑफ मैक्रोस्कोपिक एनर्जी। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल
और मैक्रो जब तुम बोलते हो, मैंने एग्जांपल दिया था आपको, फॉर एग्जांपल अगर एक ग्लास ऑफ वाटर है जो एक टेबल पर रख दिया मतलब इट इज एट रेस्ट, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? जीरो। और अगर उसका हाइट भी जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो जीरो। तो काइनेटिक भी जीरो, पोटेंशियल भी जीरो, तो उस ऑब्जेक्ट का एनर्जी कितना हो गया? जीरो। लेकिन ये एक्सटर्नल एनर्जी है। उस ग्लास के अंदर पानी था, वाटर था, वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, वाटर के मॉलिक्यूल रेस्ट पे है क्या? नहीं। वाटर के मॉलिक्यूल तो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल या फिर वाइब्रेशनल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो जो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन से जो एनर्जी आ रहा है वो कौन सा एनर्जी है? इंटरनल। तो इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक एनर्जी जीरो है। मतलब कौन सा एनर्जी जीरो है? एक्सटर्नल। कौन सा जीरो है? एक्सटर्नल। फिर इसके बाद अगर आपको याद होगा, हमने देखा था व्हाट इज थर्मोडायनामिक स्टेट। हमने स्टार्ट किया थर्मोडायनामिक सिस्टम से, थर्मोडायनामिक स्टेट बाकी है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस भी बाकी है, वो आज हम स्टार्ट करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। डू यू नो व्हाट इज अ थर्मोडायनामिक सिस्टम? मैंने बताया था ना, thermodynamic system is an object or collection of objects that can form a unit which is capable of exchanging the energy with the surroundings. एक सिंगल ऑब्जेक्ट या फिर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है उसको क्या बोलते हो? थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो an object or collection of object which is capable of exchanging energy with the surrounding is called as thermodynamic system. देखो ठीक है, system is an object or collection of object that can form a unit which may have the ability to exchange energy with its surrounding. Good. तो system मतलब ऑब्जेक्ट या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। और एनीथिंग विच इज नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम उसको क्या बोलते हो? सराउंडिंग या फिर एनवायरनमेंट। फिर हमने देखा था कि सिस्टम तीन टाइप के होते हैं। कौन से तीन टाइप के होते हैं? ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड। तो ओपन सिस्टम इज अ सिस्टम विच अलाउज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर। एन ओपन सिस्टम इज अ सिस्टम दैट फ्रीली अलाउज exchange of energy and matter with its surrounding. Example, water boiling in an open kettle. Number two, closed system. A closed system does not allow exchange of matter with its surrounding. लेकिन क्या अलाउ करता है? allows exchange of energy. Example, water boiling in a closed kettle. उसके बाद मैंने आपको बताया था isolated system. ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ ना एनर्जी ना मैटर को एक्सचेंज में देता है उसको क्या बोलते हो? आइसोलेटेड सिस्टम। और सिस्टम विच डज नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर विथ इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। और मैंने आपको बताया था अगर आपको ओपन सिस्टम रिप्रेजेंट करना है तो कोई भी एक ज्योमेट्रिकल शेप ले लो। जैसे यहाँ पे एक सर्कल ले लिया, अंदर सिस्टम लिख दिया, बाहर सराउंडिंग लिख दिया, और एनर्जी और मैटर के दो डबल साइडेड एरो दिखा दी। डबल साइडेड का मतलब क्या होता है? एनर्जी सिस्टम से बाहर जा सकता है और सिस्टम के अंदर भी आ सकता है। तो ये ओपन सिस्टम है जहाँ पे एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज हो सकता है। दूसरा सिस्टम में सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज दिखाया है, तो कौन सा सिस्टम है? क्लोज्ड। और जिस सिस्टम में ना एनर्जी ना मैटर दोनों ही एक्सचेंज नहीं हो वो कौन होता है? आइसोलेटेड। कौन होता है? आइसोलेटेड। गुड, यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का। हमारा कल के सेशन में यहीं तक हुआ था। तो नाउ वी विल गो अहेड। अगला टॉपिक है यू शुड नो व्हाट इज थर्मोडायनामिक प्रोसेस। और उससे पहले आपको बताना चाहिए व्हाट इज थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम। तो यू शुड नो व्हाट इज थर्मोडायनामिक स्टेट। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थर्मोडायनामिक स्टेट। अब ये स्टेट का मतलब क्या, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पता होना चाहिए व्हाट इज थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम। थोड़ा सा मैं थर्मोडायनामिक्स में बाद में आता हूँ। लेट अस टॉक अबाउट रियल थिंग्स, रियल प्रैक्टिकल लाइफ। अब एक ऑब्जेक्ट है,
ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है। किस पे हो? रेस्ट पे है। तो रेस्ट इज वन स्टेट ऑफ मोशन विद जीरो वेलोसिटी एंड जीरो एक्सीलरेशन। तो जब तुमको ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन बताना है, स्टेट ऑफ मोशन, तो तुम बताते हो उसका वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का वैल्यू। v0 a0 मतलब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब ऐसा भी हो सकता था कि ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है बट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूव हो रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कुछ वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, बराबर। लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना है? 0। ये उसका एक दूसरा स्टेट हो गया, स्टेट ऑफ मोशन ही है। पहला स्टेट ऑफ मोशन था रेस्ट स्टेट v0 a0, दूसरा स्टेट ऑफ मोशन है मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v कांस्टेंट a0। और ऐसा भी हो सकता था कि इसका वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। तो वेलोसिटी बढ़ना मतलब क्या होना? एक्सेलरेशन। क्या होना? एक्सेलरेशन। तो जो तीसरा स्टेट है उसमें v 0 नहीं है लेकिन v कांस्टेंट भी नहीं है क्योंकि v इज चेंजिंग। और क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन 0 है क्या? नहीं। तो ये तीसरा स्टेट है। तो जब आपको एक ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन बताना हो, क्या बताना हो? स्टेट ऑफ मोशन। तो आप स्टेट ऑफ मोशन बताने के लिए कौन से पैरामीटर यूज करते हो? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, सही है। लेकिन जब मुझे गैस का स्टेट बताना है, अब गैस को मैं तो देख नहीं सकता हूँ, तो गैस का स्टेट बताने के लिए भी हम कुछ वेरिएबल्स यूज करते हैं। जैसे मोशन का स्टेट बताने के लिए वेलोसिटी एक्सेलरेशन, वैसे ही गैस का स्टेट बताने के लिए प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। केमिस्ट्री में तुम एक और सीखते हो जिसको तुम बोलते हो एंट्रोपी। क्या बोलते हो? यहाँ पे हम एंट्रोपी की बात ही नहीं करेंगे। तो द स्टेट ऑफ अ गैस कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल्स? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सो वी कैन डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ सिस्टम बाय यूजिंग टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम एज इट्स वेरिएबल्स। सही है, बराबर। सेम ही चीज है स्टेट ऑफ मोशन के लिए वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का वैल्यू, स्टेट ऑफ गैस के लिए प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इसलिए तो आइडियल गैस इक्वेशन को तुम इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हो क्योंकि वो क्या है? पी वी इक्वल्स टू nRT। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को कनेक्ट करता है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? इक्वेशन ऑफ स्टेट। यहाँ तक क्लियर? अब एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है वो भी समझ लेंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस? थर्मोडायनामिक प्रोसेस वैसे सीक्वेंशियल जा रहा है ना, हम लोग की कुछ रह गया नहीं? क्या रह गया? बराबर है, सीक्वेंशियली थर्मोडायनामिक स्टेट होना चाहिए था। हाँ, उसके बाद थर्मोडायनामिक प्रोसेस होना चाहिए था। हाँ, गुड, ओके। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस? इन जनरल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? चेंजिंग, वेरी गुड, है ना, बराबर। चेंज होते रहना मतलब प्रोसेस होना। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच द वैल्यूज ऑफ इट्स थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स चेंजेस फ्रॉम सम इनिशियल वैल्यू टू सम फाइनल वैल्यू। क्या बोला देखो? थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम चेंजेस। थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज होना मतलब क्या चेंज होना? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। So when a system undergoes a thermodynamic process, the value of its thermodynamic variables changes from some initial value to some final value. बराबर? तो प्रोसेस फिजिक्स में या साइंस में या इंग्लिश में एक ही मतलब होता है, when something is changing। मैं भी बहुत बार बोलता हूँ वी आर इन द प्रोसेस ऑफ अपग्रेडेशन, है ना, मतलब हम कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, कभी कुछ चेंज हो रहा है, कभी कुछ चेंज हो रहा है, इससे हम लोग बोलते हैं वी आर इन द प्रोसेस ऑफ अपग्रेडेशन। तो प्रोसेस मतलब समथिंग इज चेंजिंग। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस में समथिंग मतलब कौन? प्रेशर या वॉल्यूम या टेम्परेचर। तो याद रखना, थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ द सिस्टम इज चेंज। थर्मोडायनामिक स्टेट कौन डिस्क्राइब कर रहा था? टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो थर्मोडायनामिक स्टेट का चेंज होना मतलब किसका चेंज होना? टेम्परेचर, प्रेशर एंड
वॉल्यूम। अब क्या हम बार बार बोलेंगे क्या टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हुआ, टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हुआ? तो इनको बोलते हैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस में होता क्या है? व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज थर्मोडायनामिक प्रोसेस द वैल्यू ऑफ इट्स थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, मतलब कौन? प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम सम इनिशियल वैल्यू टू सम फाइनल वैल्यूज। गुड, यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का, श्योर? तो अब जाते हैं इसके आगे। अगला टॉपिक है, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, हीट। क्या है? बराबर ना, हीट। तो ऑफ कोर्स हमको पता है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सही है, पता है। लेकिन पहले हम लोग हीट को डिफाइन कर लेंगे। तो हीट को डिफाइन करने के लिए व्हाट वी विल डू इज, हमने एक ग्लास लिया विच इज फिल्ड विथ वाटर, और मैंने आपको पहले भी बताया है ग्लास और वाटर वो है सिस्टम, उसको छोड़ के बाकी जो कुछ भी है वो है सराउंडिंग। तो द ग्लास अलॉन्ग विथ वाटर फॉर्म्स द सिस्टम, और वो छोड़ के जो कुछ भी होगा, जिस टेबल पे ग्लास रखा है वो, या बाकी भी जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सब के सब क्या है? सराउंडिंग्स है। तो ग्लास अलॉन्ग विथ वाटर फॉर्म्स द सिस्टम। अब सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो क्या है? Ts। क्या है वो? Ts। तो देखो डायग्राम, ये है आपका ग्लास ऑफ वाटर, दैट इज द सिस्टम। सिस्टम का टेम्परेचर क्या है? Ts। और वो सब छोड़ के बाकी जो कुछ भी वो क्या है? सराउंडिंग्स है। क्या है? सराउंडिंग। लेकिन सराउंडिंग को हम एक नया नाम देते हैं एनवायरनमेंट। क्या बोलते हैं? आप बोलोगे ऐसा क्यों किया? कोई खास रीजन नहीं है। अगर मुझे सिस्टम का टेम्परेचर बताना है तो मैंने क्या लिखा? Ts। और मुझे सराउंडिंग का टेम्परेचर बताना हो तो मैं वापस Ts लिखूंगा। क्या कंफ्यूजन होगा ना? सिस्टम का टेम्परेचर है कि सराउंडिंग का है, इसलिए हमने सराउंडिंग का नाम चेंज कर दिया। क्या बोल दिया? एनवायरनमेंट। क्या बोल दिया? और एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को क्या बोलोगे? टीई। क्या बोलेंगे? टीई। वेरी गुड। एक सिंपल एग्जांपल अगर लूँ मैं, तो फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास वाटर बॉटल है, ये बॉटल और उसके अंदर का वाटर ये सिस्टम है। ये छोड़ के बाकी सब, मैं, तुम, बेंच, मोबाइल फ़ोन का स्टैंड, ये सब क्या है? एनवायरनमेंट है। क्या है ये? एनवायरनमेंट है। तो इसके अंदर जो पानी है उसका जो टेम्परेचर है वो Ts है, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। और बाहर जो टेम्परेचर है वो TE है, टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। हम अभी हीट डिफाइन करेंगे, हीट क्या होता है। तो पहले द टेबल ऑन विच द ग्लास इज केप्ट along with other relevant objects in the room। टेबल जिस पे ग्लास रखा है और बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स विल बी द एनवायरनमेंट और सराउंडिंग। तो ये जो सराउंडिंग या एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो कितना है? TE है। कितना है? TE है। अब अगर TS और TE इक्वल नहीं हुए तो क्या होगा पता है? जब दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम नहीं हो तो क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। क्या होता है? और कब तक होता है? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए। तो वही है, इफ Ts मतलब टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड TE मतलब टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट आर नॉट इक्वल, देयर विल बी चेंज इन बोथ द टेम्परेचर्स अंटिल अ थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ये तो हमने कल भी देखा था, आज भी रिवाइज किया, अब तीसरी बार आ गया। जब तक सराउंडिंग का मतलब एनवायरनमेंट का और सिस्टम का टेम्परेचर सेम नहीं है तब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर चेंज होता रहेगा। कब तक? जब तक दोनों के दोनों सेम टेम्परेचर पे नहीं आ जाते। और सेम टेम्परेचर पे आना मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम होना। तो वही बोला यहाँ पे, इफ Ts एंड TE आर नॉट इक्वल देयर विल बी चेंज इन बोथ द टेम्परेचर्स अंटिल अ थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। करेक्ट यहाँ तक? पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड। देन अब नॉर्मली होता क्या है ना, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स एक्चुअली सबसे सिंपल क्यों होना चाहिए? क्योंकि तुम्हारे सराउंडिंग में सब थर्मोडायनामिक्स ही चल रहा है। एग्जांपल लेते हैं, गरम गरम चाय बनाया, टेबल पे रख दिया, चाय और कप सिस्टम है, बाकी सब एनवायरनमेंट है। थोड़ी देर के बाद क्या होगा? चाय ठंडा हो जाएगा, मतलब क्या होगा? मतलब चाय का टेम्परेचर और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर सेम हो गया। सेम हो गया। चाय का टेम्परेचर कम हो गया तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था।
क्योंकि एनर्जी किसने लॉस किया? चाय ने, और गेन किसने किया? एनवायरनमेंट ने। तो जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है टीई, वो भी चेंज होता है, लेकिन वो चेंज बहुत स्मॉल है, वो मेजरेबल नहीं है। ऊपर से जब तुम बोलते हो चाय मैंने टेबल पे रखा, चाय और वो कप छोड़ के सारा का सारा क्या है? तो एनवायरनमेंट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जितना बड़ा एनवायरनमेंट होता है उतना ही चेंज इन टेम्परेचर कम होता है। और एनवायरनमेंट बड़ा होने से जो भी एनर्जी सिस्टम से एनवायरनमेंट में आया उसको डिसिपेशन के लिए जगह मिल गया, मतलब एनर्जी को स्प्रेड होने के लिए क्या मिल गया? जगह मिल गया। तो नॉर्मली वही यहाँ पे बोला, क्या बोला देखो, TE मतलब टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट विल आल्सो चेंज, बट नॉर्मली चेंज इन TE इज नॉट मेजरेबल। क्यों मेजरेबल नहीं है? सिंस द एनवायरनमेंट इज लार्ज। यहाँ तक क्लियर? अब क्या बोला है आगे? सच अ चेंज इन टेम्परेचर इज कॉज्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इंटरनल एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे भी तुमको समझने की जरूरत थोड़ी सी। मैंने आपको बोला था कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो तुमको यहाँ लगने वाले हैं। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में तुमको मैंने एक चीज बताई थी, एक बात याद रखना, जिस सिस्टम का, तब मैंने गैस बोला था, अभी मैं सिस्टम वर्ड यूज कर रहा हूँ। जिस गैस का टेम्परेचर ज़्यादा है मतलब उसका इंटरनल एनर्जी भी ज़्यादा है। जिस गैस का टेम्परेचर कम है मतलब उसका इंटरनल एनर्जी भी कम है। अब वापस कनेक्ट करो, सिस्टम और एनवायरनमेंट सेम टेम्परेचर पे अगर नहीं है तो दोनों के टेम्परेचर में क्या होगा? चेंज होगा। कब तक होगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता। मान लेते हैं सिस्टम पहले हायर टेम्परेचर पे था, एनवायरनमेंट लोअर टेम्परेचर पे था। अब सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम। क्या हो जाएगा? कम। टेम्परेचर कम होना मतलब क्या कम होना? इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी कहाँ गया? सराउंडिंग के पास, मतलब एनवायरनमेंट के पास। तो सच अ चेंज इन टेम्परेचर, सच अ चेंज इन टेम्परेचर, अब मैं ज़्यादा साइंस बोलूँगा ना तो तुम्हारे बॉडी को पूरा थर्मोडायनेमिक सिस्टम बना के एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए ध्यान दो, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सच अ चेंज इन टेम्परेचर इज caused because of transfer of which energy? Internal energy. So such a change in temperature is caused by the transfer of internal energy between the system and the environment. Good. अब थोड़ा सा हीट को और समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। कंसिडर द फिगर बिलो, तो डायग्राम है विच शोज अ सिस्टम एट लोअर टेम्परेचर। तो जो सिस्टम है ये उसका टेम्परेचर है वो लोअर टेम्परेचर पे है, तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या है? हायर है। करेक्ट? तो अभी मैंने बताया एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, मतलब एनवायरनमेंट से सिस्टम में, एनवायरनमेंट से सिस्टम, बराबर है ना? सिस्टम लोअर टेम्परेचर पे है, एनवायरनमेंट हायर टेम्परेचर पे है। कोल्ड ड्रिंक को तुम जब बाहर रखते हो तो बाहर का हीट कोल्ड ड्रिंक के अंदर जाता है, तो एनवायरनमेंट का एनर्जी कहाँ जाएगा? सिस्टम में। और जितना भी एनर्जी जाएगा उसको क्या नाम दे दिया? क्यूब। क्या नाम दे दिया? क्यूब। अभी जब तक थर्मोडायनामिक्स हमारे फिजिक्स के क्लास में चल रहा है ना, तो थोड़ा केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स साइड में रख के आना, यहाँ मत लेके आना, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे एनर्जी कहाँ से कहाँ जा रहा है? कहाँ से कहाँ? एनवायरनमेंट से सिस्टम में। कितना एनर्जी? क्यू। यहाँ पे बाय कन्वेंशन, बाय रूल, अगर एनर्जी एनवायरनमेंट से सिस्टम में फ्लो हो रहा है तो उसको लेते हैं पॉजिटिव। क्या लेते हैं? पॉजिटिव। क्या लेते हैं? पॉजिटिव। देखो, लेट क्यू बी द एनर्जी गेन्ड और एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, बाय कन्वेंशन क्यू इज टेकन टू बी पॉजिटिव। केमिस्ट्री में उल्टा रूल है, उल्टा कन्वेंशन है। If the energy is flowing from environment to the system, then Q is taken to be negative, यहाँ पे पॉजिटिव। तो वो कन्वेंशन है, रूल्स है, वो हम लोग वैसे ही रखेंगे। अब तो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है, सिस्टम का टेम्परेचर कम है, तो एनर्जी कहाँ से कहाँ आएगा? एनवायरनमेंट से सिस्टम में। तो बाय रूल, बाय कन्वेंशन,
इस एनर्जी को तुम क्या लोगे, पॉजिटिव, क्या लोगे, पॉजिटिव। अब उल्टा केस, इमेजिन हमारे पास एक सिस्टम है जिसका टेम्परेचर एनवायरनमेंट से ज़्यादा है। दोनों रियल लाइफ के केसेस है। एक केस में टेबल पे कोल्ड ड्रिंक है, पहला केस, एनवायरनमेंट इज एट हायर टेम्परेचर, सिस्टम इज एट लोअर टेम्परेचर। दूसरे केस में टेबल पे चाय रखा हुआ है, हॉट ड्रिंक, तो सिस्टम इज एट हायर टेम्परेचर एंड एनवायरनमेंट इज एट लोअर टेम्परेचर। तो एनर्जी कहाँ से कहाँ जाएगा, सिस्टम से एनवायरनमेंट, सिस्टम से एनवायरनमेंट। तो इस केस में जो हीट मतलब जो एनर्जी है Q, by default, by rule, it is taken to be negative, it is taken to be negative। अब याद कैसे रखना, कंफ्यूजन तो होता ही है, याद रखने के ट्रिक्स है। आपको याद है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम के चैप्टर में हमने अभी लास्ट मंथ खत्म किया वो, उसमें किरचॉफ्स करंट लॉ था, किरचॉफ जंक्शन लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, याद है क्या? वहाँ कुछ कन्वेंशन बनाए थे, all the currents entering the junction are taken to be positive and all the currents leaving the junction are taken to be, तो incoming current positive, outgoing current, incoming energy positive, outgoing negative। वही है, जब एनवायरनमेंट से सिस्टम में आ रहा है तो इनकमिंग है पॉजिटिव, जब सिस्टम से बाहर जा रहा है तो वो आउटगोइंग है नेगेटिव। तो याद रहेगा, गुड। अब हमको डिफाइन करना था हीट, हमने तो अभी तक डिफाइन ही नहीं किया। अब तक तो सिर्फ हम बोल रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, एनर्जी यहाँ से जाएगा वहाँ से जाएगा। तो बताओ अभी हीट डिफाइन कैसे करोगे? इफ़ यू नोटिस, पहला केस हो या दूसरा केस हो, एनर्जी एनवायरनमेंट से सिस्टम में जाए या सिस्टम से एनवायरनमेंट में जाए, क्यों जा रहा है? एनर्जी का ट्रांसफर क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर। So heat can be defined as the energy that is transferred between the system and its environment due to difference in temperature। तो जो एनर्जी एनवायरनमेंट और सिस्टम में ट्रांसफर हो बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर, उस एनर्जी को क्या बोलोगे? हीट। तो हीट कैन बी डिफाइंड एज एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट ड्यू टू डिफरेंस इन द टेम्परेचर। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%। देन अब हमको देखना है कि एक सिस्टम का इंटरनल एनर्जी हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। एक तरीका तो अभी देखा ना, हाउ टू चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अभी देखा, नहीं याद आ रहा, याद दिला देता हूँ, कोई बात नहीं। वी हैव सीन दैट, व्हाट हैव यू सीन, the internal energy of the system can be changed due to exchange of energy with the environment। तो जब सिस्टम, अभी मैंने बताया, अगर एक हॉट ड्रिंक है उसको तुमने एनवायरनमेंट में रख दिया तो एनर्जी कहाँ से कहाँ गया? सिस्टम से एनवायरनमेंट में, बराबर। तो सिस्टम का एनर्जी कम हो गया, तो सिस्टम का कौन सा एनर्जी कम हुआ? इंटरनल एनर्जी। तो जब इंटरनल एनर्जी चेंज करना है, वही बोला है यहाँ पे, वी हैव सीन दैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी चेंज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विद द एनवायरनमेंट। तो अगर एनवायरनमेंट से सिस्टम में एनर्जी आ रहा है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहाँ गया एनर्जी? सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ गया, बराबर। और अगर सिस्टम से एनर्जी बाहर जा रहा है, राइट, तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कम हो गया, अंदर आ रहा है तो एनर्जी बढ़ गया, इंटरनल एनर्जी बढ़ गया, और सिस्टम से बाहर जा रहा है तो कम हो गया। तो वही लिखा है, वी हैव सीन दैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी चेंज्ड ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विद द एनवायरनमेंट। तो देखो अब यहाँ पे दो डायग्राम है, डायग्राम ए पे पहले फोकस करो। इफ यू सी डायग्राम ए में एक सिलेंडर है, एक पिस्टन है, और पिस्टन का मोशन दिखाया नहीं, कहीं पे भी दिखाया गया एरो हेड ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, कुछ दिखाया है नहीं, मतलब पिस्टन इज फिक्स। तो पिस्टन इज नॉट मूविंग। अंदर एक गैस है जिसको सिस्टम बोल रहे हो, सिस्टम का टेम्परेचर कितना है? TH। और गैस को छोड़ के बाकी सब कौन है? एनवायरनमेंट। तो जो बर्नर है वो भी कौन है? एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना है? TE। तो पहले केस में मैं गैस को हीट कर रहा हूँ, मतलब बेसिकली क्या है कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है और सिस्टम का
कम है। गुड। तो देखो क्या है, कंसिडर अ सिलेंडर फिल्ड विथ गैस एंड फिटेड विथ अ मूवेबल मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। अब तुम ना थर्मोडायनामिक्स में मैंने तुमको मायर्स रिलेशन में ही बताया था कि ये एक सेंटेंस तुम थर्मोडायनामिक्स में बार बार यूज करने वाले हो। कंसिडर अ सिलेंडर फिल्ड विथ गैस फिटेड विथ मूवेबल फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस पिस्टन। वहां पर सिर्फ मासलेस को लाइट बोल रहे थे, बराबर, राइट। तो ये अब थर्मोडायनामिक्स में बार बार आएगा, बार बार आएगा। कंसिडर अ सिलेंडर filled with the gas and fitted with a movable frictionless and massless piston. The gas in the cylinder is our system, वो तो मैंने बता ही दिया। gas in the cylinder is our system and rest is the environment. Good. अब internal energy of the system can be changed in two ways. दो तरीके से तुम इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हो। उसमें से नंबर 1 है द सिलेंडर कैन बी ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सोर्स ऑफ हीट, मतलब बर्नर। तो सिस्टम को मैंने किसके साथ कांटेक्ट में लाया, सोर्स ऑफ हीट, मतलब किसके साथ लाया, बर्नर के साथ, बराबर, करेक्ट। यहाँ पे हायर टेम्परेचर पे कौन है, बर्नर, मतलब एनवायरनमेंट। लोअर टेम्परेचर पे कौन है, सिस्टम। तो एनर्जी कहाँ से कहाँ जाएगा, एनवायरनमेंट से सोर्स, मतलब सॉरी एनवायरनमेंट से सिस्टम। तो सिस्टम का एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, बस वही तो लिखा है। देयर विल बी अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द बर्नर टू द सिस्टम ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, सिंस टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, बराबर यहाँ तक, करेक्ट। तो ये पहला तरीका है। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी चेंज इन 2 वेज। उसमें से पहला, अगर आपको सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज करना है तो ब्रिंग इट इन कांटेक्ट विद द सोर्स ऑफ हीट। सोर्स ऑफ हीट मतलब बर्नर बिकम्स द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट हायर टेम्परेचर पे है, सिस्टम लोअर टेम्परेचर पे है। तो हीट मतलब एनर्जी कहाँ से कहाँ गया, एनवायरनमेंट से सिस्टम, और उसने गैस का एनर्जी क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो एनर्जी चेंज हो गया, राइट। नंबर 2, द अदर वे टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, ये अदर वे है, सेकेंड डायग्राम। द अदर वे टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज बाय क्विकली पुशिंग द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर सो दैट द गैस इज कंप्रेस्ड। अभी क्विकली ये वर्ड क्यों यूज किया है, थर्मोडायनामिक्स में क्विकली, रैपिडली, सडन, एडियाबैटिक, ये चारों के चारों वर्ड्स का एक ही मतलब होता है। तो थोड़ा अच्छे समझ लेना। तो हमको क्या करना था, हमको सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज करना था। पहला तरीका क्या है, बाय ब्रिंगिंग द सिस्टम इन कांटेक्ट विद द सोर्स ऑफ हीट, बर्नर। वहाँ पे बर्नर मतलब एनवायरनमेंट से हीट कहाँ जाएगा, सोर्स मतलब सिस्टम में। क्यों जाएगा, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर। ये एक तरीका है। दूसरा भी है, दूसरे केस में हमने सिस्टम को किसी भी बर्नर के साथ कांटेक्ट में लाया क्या, नहीं, लेकिन मुझे क्या चेंज करना है, इंटरनल एनर्जी। तो कैसे करेंगे, इसके ऊपर जो पिस्टन है उसको क्विकली इनसाइड पुश करेंगे। क्विकली क्या करेंगे, इनसाइड पुश। अब बोलोगे क्विकली क्यों करना है, बताता हूँ मैं। कल जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, तब जब मैं आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बता रहा था, तो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया था। उसमें 2 टाइप के वॉल्स मैंने बताए थे आपको, याद है, कौन से 2, एडियाबैटिक एंड डायथर्मल। एडियाबैटिक एंड डायथर्मल। एडियाबैटिक वॉल वो वॉल होता है जो हीट के एक्सचेंज को अलाउ नहीं करता है, और डायथर्मल वॉल वो होता है जो हीट मतलब एनर्जी के एक्सचेंज को अलाउ करता है। सही है, पक्का। तो डायथर्मल इज अ वॉल विच अलाउज द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एंड एडियाबैटिक इज द वॉल विच डज नॉट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। सही है, बराबर। लुक एट दिस डायग्राम, लुक एट दिस डायग्राम एंड टेल मी, यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा लिखा है क्या, वॉल इज एडियाबैटिक? नहीं लिखा ना, लिखा है क्या, मतलब ये कौन सा वॉल है, डायथर्मल। कौन सा है, डायथर्मल। अब अगर मैं पिस्टन को स्लोली पुश करता,
स्लोली पुश करता, रैपिडली नहीं, स्लोली पुश करता। तुम स्लोली पुश करो या तुम रैपिडली पुश करो, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है। क्या हो रहा है? सिस्टम के ऊपर वर्क। क्योंकि पिस्टन तो अपने आप नीचे जाएगा नहीं, मासलेस पिस्टन है, अपने आप नीचे नहीं जाएगा। तो हमको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा पिस्टन को नीचे लाने में। एंड वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हमने जो वर्क किया वो किसके पास गया? गैस के पास, मतलब सिस्टम के पास। तो आइडियली ये जो वर्क हुआ वो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी क्या करना चाहिए था? बढ़ाना चाहिए था, आइडियली बढ़ाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या पता है? हमने वर्क किया, वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी किसको गया? सिस्टम। लेकिन वॉल्स कौन से हैं? डायथर्मल। और वो जितना वर्क हुआ है उतना का उतना वर्क गैस ने लेके वापस सराउंडिंग को दे दिया, क्योंकि कंडक्टिंग वॉल्स है। तो अगर प्रोसेस स्लो होता तो जो वर्क तुम कर रहे हो वो इंटरनल एनर्जी बढ़ा ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो गैस ने वर्क जो हुआ वो गैस ने लिया, लेकिन लेके किसको दे दिया? सराउंडिंग को। तो उस केस में इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा क्या? नहीं। और ऐसे प्रोसेस में जिसमें इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो उसको बोलते हो आइसोथर्मल, क्योंकि इंटरनल एनर्जी सेम रहना मतलब टेम्परेचर सेम रहना। बराबर? क्या बोलोगे उसको? आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल प्रोसेस तब होता है जब प्रोसेस स्लो हो। इसको थर्मोडायनामिक्स की भाषा में बोलते हैं क्वासी स्टैटिक। क्या बोलते हैं? क्वासी स्टैटिक। बराबर? सही है। हमको क्या चेंज करना है? तो मैं पिस्टन को स्लो पुश कर सकता हूँ क्या? नहीं। तो मैं पिस्टन को रैपिडली पुश करूंगा, फास्ट पुश करूंगा। अब फास्ट पुश करने से क्या होता है फिर? जब तुम रैपिडली पिस्टन को नीचे पुश करते हो तो जो भी वर्क तुमने किया पिस्टन को नीचे पुश करने में वो किसके पास गया? सिस्टम के पास। सिस्टम को उतना टाइम ही नहीं मिला कि वो एनर्जी वापस सराउंडिंग को दे पाए। लेकिन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में, स्लो प्रोसेस में, सिस्टम के पास सफिशिएंट टाइम था वो एनर्जी वापस किसको देने में? सराउंडिंग। लेकिन रैपिड प्रोसेस में सिस्टम के पास उतना टाइम ही नहीं था, तो जितना भी वर्क हुआ वो वर्क किसने रख लिया? सिस्टम ने। और वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? इंटरनल एनर्जी में। बराबर? तो अगर आपको इंटरनल एनर्जी बढ़ाना है तो पिस्टन को कैसे पुश करोगे? रैपिडली, मतलब क्विकली। गुड। तो दस देखो बोला भी है, इन दिस केस द पिस्टन डज सम वर्क ऑन द सिस्टम एंड इंटरनल सिस्टम कैन बी इंक्रीज इन टू डिफरेंट वेज। कौन से दो तरीके? बाय हीटिंग, पहला केस हीटिंग का था ना, और दूसरा केस क्या है? बाय डूइंग वर्क। तो अगर आपको सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज करना हो तो कैसे करोगे? या तो उसको हीट करो या उस पर वर्क करो। क्लियर यहाँ तक? पक्का? श्योर? 100%? अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है मायर्स रिलेशन के टाइम। जिनको याद नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी इसके बाद याद रहना चाहिए। मायर्स रिलेशन क्या है पहले ये बताओ। It is a relation between Cp and Cv. Cp is the molar specific heat at constant pressure and Cv is the molar specific heat at constant volume. जिनको मोलार स्पेसिफिक हीट ही नहीं पता तो प्लीज गो एंड रिवाइज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, क्योंकि वो लूप जैसा अटक जाएंगे। यहाँ पे आऊँगा फिर बोलूँगा मोलार स्पेसिफिक पता है, तुम बोलोगे नहीं, फिर वापस जाऊँगा, फिर यहाँ पे आऊँगा पता है, नहीं, फिर वापस जाऊँगा। तो वी कैन नॉट गो इनटू दैट लूप। तो अभी तुमको स्पेसिफिक हीट, मोलार स्पेसिफिक हीट, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो एनीवेज, अब मायर्स रिलेशन के टाइम मैंने आपको बताया था, हमने दो केसेस लिए थे, उसमें भी वही था, कंसिडर अ गैस, कंसिडर सिलेंडर फिल्ड विद अ गैस फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस, मासलेस एंड मूवेबल पिस्टन। पहले केस में हमने वॉल्यूम फिक्स रखा था। क्या किया था? वॉल्यूम फिक्स, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप गैस को, सिस्टम को जितना भी हीट सप्लाई करते हो वो क्या करता है? इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है। क्या करता है? इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है। वहाँ पे जो हीट सप्लाई था उसको तुमने बोला था डी क्यू,
और जो इंक्रीज इन एनर्जी था उसको तुमने बोला था डीई। क्या हुआ था? डीई। यहाँ पे नाम चेंज होगा, है वही, है वही। डी क्यू को बोल देंगे डेल्टा क्यू और डी को बोल देंगे डेल्टा यू। क्या बोल देंगे? डेल्टा यू। क्या बोल देंगे? डेल्टा यू। और अगर आपको याद होगा डीई इज एन सीवीडीटी, डीई इज एन सीवीडीटी वेयर एन इज नंबर ऑफ मोल्स, सीवी इज मोलार स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम और डीटी इज चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो तो डीई मतलब कौन? डेल्टा यू। तो डेल्टा यू कौन हो गया? एन सीवीडीटी। एन सीवीडीटी, सिर्फ एन सीवीडीटी को एन सीवी डेल्टा टी बोल देंगे, बस खत्म। राइट? पक्का? श्योर? तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तुमने जो भी हीट सप्लाई किया उसने एक ही काम किया। क्या काम किया? टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तुम जितना भी हीट सप्लाई कर रहे हो वो हीट एक ही काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। लेकिन जब तुम्हारे पास सिस्टम में एक मूवेबल पिस्टन हो, मूवेबल पिस्टन हो, तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है ना? यस। तो जो तुम हीट सप्लाई करोगे वो दो काम करेगा, एक तो इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा और एक पिस्टन को ऊपर शिफ्ट करेगा, मूव करेगा। तो पिस्टन को मूव करना मतलब वॉल्यूम चेंज करना, और जब वॉल्यूम चेंज होता है तो वर्क होता है। क्या होता है? वर्क। तो अगर मेरे पास एक गैस है विच इज फिल्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विद मूवेबल massless and frictionless piston, the heat supplied delta Q is partially used to increase internal energy and partially used to do work. देखो, let what is delta Q? Heat supplied to the system, है ना, by the surrounding. What is delta W? Work done by the system on the surrounding. What is delta U? Change in energy of the system. बराबर। अब we know that, क्या पता है हमको? What do you know? The heat supplied to the gas will be partly used to increase internal energy and partly used to perform work. तो जो डेल्टा क्यू आपने हीट सप्लाई किया उसका कुछ पार्ट एनर्जी इंक्रीज करने में गया और कुछ पार्ट वर्क डन करने में। ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट, जिसे तुमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में देख लिया था। देखा था कि नहीं? ठीक है ना? तो मैथमेटिकल कैसे लिखोगे? डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। So expression 1 is the mathematical statement of the first law of thermodynamics. अब तक हमने जो कुछ भी आज देखा है, सिर्फ आज, वो फटाफट रिवाइज करेंगे ओनली फॉर व्हाट वी हैव सीन टुडे। तो आज सबसे पहले मैंने आपको बताया आज के लेक्चर में थर्मोडायनामिक स्टेट क्या होता है। तो थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब बाय द वैल्यूज ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। फिर हमने देखा व्हाट इज थर्मोडायनामिक प्रोसेस। Thermodynamic process is a process in which the thermodynamic state of the system is changed, right? तो जब सिस्टम का स्टेट चेंज होता है मतलब the values of the thermodynamic variable changes from some initial values to some final values. फिर हमने स्टार्ट किया था हीट क्या होता है समझने के लिए। तो हीट क्या होता है ये समझने के लिए हमने सबसे पहला काम किया, हमने लिया एक ग्लास ऑफ वाटर, उसको रख दिया टेबल पे। तो glass along with water is our system and everything else is environment. सही है? अगर सिस्टम का और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर सेम नहीं हो तो दोनों ही टेम्परेचर चेंज होंगे। कब तक चेंज होंगे? जब तक एक थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आता। बराबर। नॉर्मली एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर चेंज है वो मेजरेबल नहीं होता है क्योंकि एनवायरनमेंट इज वेरी लार्ज। बराबर। गुड। पक्का। लेकिन सिस्टम का जो टेम्परेचर चेंज हुआ, अगर टेम्परेचर चेंज हुआ इसका मतलब उसका इंटरनल एनर्जी भी चेंज हुआ। तो सच अ चेंज इन टेम्परेचर इज कॉज्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इंटरनल एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। सही है यहाँ तक? पक्का पक्का। फिर अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम दो केस और लेंगे। सिस्टम इज एट लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू एनवायरनमेंट, तो एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम एनवायरनमेंट टू द सिस्टम। इस केस में कन्वेंशनली एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज टेकन टू बी पॉजिटिव, और यहाँ पे दूसरे केस में सिस्टम इज एट हायर टेम्परेचर एंड एनवायरनमेंट इज एट लोअर टेम्परेचर। बाय कन्वेंशन द एनर्जी रिलीज्ड Q इज टेकन टू बी नेगेटिव। फिर हमने हीट डिफाइन किया। हीट कैन बी डिफाइंड एज एनर्जी
that is transferred between the system and the environment due to difference in temperature. Good. उसके बाद हमने देखा कि हाउ टू चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम. तो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम को चेंज कैसे करते हो? हाउ कैन यू चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम? दो तरीके हैं. नंबर वन is to allow the exchange of energy with the environment, और वो करने के लिए तुम सिस्टम को डायरेक्टली बर्नर के साथ कांटेक्ट में लाते हो. बर्नर बन जाता है तुम्हारा एनवायरनमेंट जो है हायर टेम्परेचर पे. सो व्हाट यू कैन डू इज you have a cylinder which is filled with a gas fitted with a movable and massless and frictionless piston. इस सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो हमारा सिस्टम है और बाकी सारा एनवायरनमेंट है. इंटरनल एनर्जी सिस्टम कैन बी चेंज बाय टू वेज. नंबर वन, द सिलेंडर ये सिलेंडर है, इट कैन बी ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द सोर्स ऑफ हीट. मतलब कौन? बर्नर. There will be a transfer of energy from the burner to the system due to difference in temperature. तो हीटिंग करना मतलब एनर्जी एनवायरनमेंट से किसको देना? सिस्टम को. और एनर्जी एनवायरनमेंट से सिस्टम में जाएगा ही क्यों? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर. बराबर? गुड. पक्का? श्योर. दूसरा वे क्या था? बाय क्विकली मूविंग द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर. क्विकली इसके लिए क्योंकि अगर तुम स्लोली करते हो, स्लो प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ये आइसोथर्मल बन जाता है. आइसोथर्मल बन जाता है मतलब टेम्परेचर सेम रहता है, और टेम्परेचर सेम रहा तो इंटरनल एनर्जी भी सेम ही होता है. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कंटेनर हमने लिया उसके वॉल्स कंडक्टिंग थे, मतलब डायथर्मल थे. तो हमने जो पिस्टन को नीचे मूव करने में वर्क किया, और ये पिस्टन हमने नीचे स्लोली मूव किया. कैसे मूव किया? स्लोली. जस्ट अ मिनट. तो जब हम लोग पिस्टन को स्लोली मूव करते हैं तो सिस्टम को सफिशिएंट टाइम मिलता है टू इंटरैक्ट विद द सराउंडिंग्स. मतलब हमने जो पिस्टन पे वर्क किया, जो गैस के पास जाना चाहिए था इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, गैस ने लिया लेकिन वापस किसको दे दिया? सराउंडिंग को. इसलिए ये प्रोसेस क्या होना चाहिए? फास्ट. क्या होना चाहिए? फास्ट. गुड. उसके बाद हमने देखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. जीरोथ लॉ याद है क्या? जीरोथ लॉ, if two systems are in thermal equilibrium with a third system, then they are also in thermal equilibrium with each other. बराबर? पक्का? श्योर. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बहुत सिंपल है. ये आपको इतना ही बताता है कि तुमने जितना गैस को सिस्टम को हीट सप्लाई किया उसने दो काम किए, टू चेंज द इंटरनल एनर्जी एंड टू डू वर्क. ओके. तो we know that the heat supplied to the gas will be partially used to increase its internal energy and partially used to perform work. This is a statement of first law of thermodynamics, and mathematically delta Q equals to delta U plus delta W. बराबर. अब इसके आगे वर्क डन कैसे फाइंड करना? क्योंकि देखो ऐसा है, कुछ चीज़ें हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सीखा है, जैसे डेल्टा यू. इसलिए मैंने स्टार्ट ही वहाँ से किया था. याद है क्या काइनेटिक थ्योरी में तुमने क्या बोला था कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जो भी तुमने हीट सप्लाई किया डी क्यू वो क्या बन गया? डीई. उस डीई को यहाँ पे क्या नाम है? डेल्टा यू. डीई का फॉर्मूला क्या था? एनसीवीडीटी. तो यहाँ पे डेल्टा यू भी कौन है? एनसीवीडीटी, मतलब एनसीवी डेल्टा टी. राइट. तो तुमको क्या नहीं पता? वर्क डन. तो अभी हमको कौन सा फॉर्मूला निकालना है? वर्क डन. लेकिन वर्क डन का फॉर्मूला निकालने के लिए हमारे पास उतना टाइम नहीं है. स्टार्ट करूंगा तो टाइम पे खत्म नहीं होगा. तो वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास.